नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों मार्केट में एकदम मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स आधा परसेंट भी नहीं भागा। सेंसेक्स तो फिर भी चल गया काम, 0.4% के आसपास भाग गया। निफ्टी 50 0.3 भी नहीं भागा। निफ्टी बैंक 0.2 भी नहीं भागा। और निफ्टी मिड कैप तो 0.1% भी नहीं भागा। बेसिकली ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि मार्केट में मोमेंटम खत्म हो गया है। जितनी भी न्यूज़ हैं वो ऑलरेडी इसमें फैक्टर इन हो गई हैं। मार्केट इज एक्चुअली वेटिंग फॉर सम ट्रिगर। किसी एक ट्रिगर का वेट है, या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव। या तो रज के पॉजिटिव न्यूज़ ही आ जाए या तो रज के नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, क्योंकि जनरली सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी हैं। तभी तो निफ्टी बैंक 30,000 के ऊपर है, तभी तो निफ्टी 50 13,000 के ऊपर है, तभी तो सेंसेक्स 45,000 के ऊपर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव न्यूज़ आर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। तो मार्केट कोई एक ट्रिगर का वेट कर रही है जिसके चलते कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो, या फिर कुछ स्मॉल करेक्शन आए, ताकि उसके बाद फ्रेश बाइंग हो सके। अभी मार्केट इज ऑलमोस्ट सैचुरेटेड विद ऑल दी गुड न्यूज़। इसी के चलते आज देखिए, आज बहुत दिनों के बाद आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो में एडवांसेस कम पाए गए। मात्र 800 स्टॉक्स जो कि निफ्टी एनएससी में लिस्टेड हैं, 1600 प्लस स्टॉक्स जो कि एनएससी में लिस्टेड हैं, 800 स्टॉक्स वर एडवांसिंग, वेयर एज डिक्लाइंस वर 900 प्लस। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मार्केट ऑलमोस्ट सैचुरेशन जोन पे पहुंच गई है। इसीलिए दोस्तों अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि चार्ट पे भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ रुझान नजर आ रहे हैं। अगर ग्लोबल मार्केट के रुझान के बारे में बात करें तो ग्लोबल मार्केट में टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और आप देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट्स में 0.5% मार्केट क्रैक कर चुकी है। क्रैक क्या, बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एसजीएक्स निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो वहाँ भी 0.22% की गिरावट दिखाई पड़ रही है। तो इस प्रोसेस में हमारी प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं पर ड्यू है, जो कि किसी न किसी ट्रिगर के चलते कभी ना कभी बहुत ही शॉर्टली हो सकती है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग कब होगी, उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। अभी चार्ट एनालिसिस करेंगे तब समझेंगे। फिलहाल आज के जो टॉप गेनर्स के स्टॉक थे उसमें थे अल्ट्राटेक सीमेंट, टीसीएस, रिलायंस एंड विप्रो। काफ़ी दिनों बाद रिलायंस ने अपने 2000 के लेवल्स के ऊपर टच किया, लेकिन सैडली 2000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। बट अकॉर्डिंग टू मी रिलायंस इज़ अ गुड स्टॉक, और उसमें लोअर लेवल्स पे बाइंग करके एक्यूमुलेट करने का अच्छा मौका आप लोग के पास था, और अभी भी है, चाहे तो ले सकते हैं। बात करें टॉप लूजर्स की, टॉप लूजर्स थे सन फार्मा, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक एंड कोल इंडिया। अगर बात करें क्या ये वीकनेस जो कि आज आपको स्टॉक्स में दिखाई पड़ रही है, ये वीकनेस फंडामेंटल्स की वजह से है कि निफ्टी में जो थकान महसूस हो रही है वो चार्ट पे भी विजिबल है? तो एक बार चार्ट खोलते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या चल रहा है चार्ट पे। तो दोस्तों जब हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट खोलते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो आज की कैंडल फॉर्म हुई है, जनरली आप देखेंगे कैंडल्स में बॉडी रहती है, एक फुल बॉडी रहती है और छोटी छोटी विक्स हैं। बेसिकली दिखाता है कि कैंडल में कुछ ट्रेडिंग हुई है। आज के दिन बेसिकली क्या हुआ है, आज के दिन मार्केट यहाँ ओपन हुई, उसके बाद ऊपर गई, नीचे गई और ऑलमोस्ट वहीं क्लोज हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही, मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, और ऊपर और नीचे के लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करके अपने ही लेवल पे खड़ी हो जा रही है। बेसिकली मार्केट को ट्रिगर चाहिए। दिस सिंपली शोज दैट मार्केट इज वेटिंग फॉर सम ट्रिगर, या तो ऊपर जाने के लिए ताकि एक फुल बॉडी कैंडल बने, या तो फिर नीचे गिरने के लिए ताकि एक रेड कलर की फुल बॉडी कैंडल बने। लेकिन इस प्रकार का सिग्नल दिखाता है कि मार्केट में इनडिफरेंस है। मार्केट इज एक्चुअली वेटिंग फॉर सम गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ और एनी काइंड ऑफ न्यूज़ टू रिएक्ट, और वो रिएक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए आप मार्केट में फ्लैट सी क्लोजिंग देख रहे हैं। तो कल के दिन मार्केट गिर सकती है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई स्टिल अबव 76, जो कि बता रही है मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ जिंदा है। बट एट द सेम टाइम अगर आप सोचें कि बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ मूवमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है। मार्केट इज एक्चुअली होपिंग कि कोई इस प्रकार का न्यूज़ आए ताकि हम बड़े बड़े वॉल्यूम के कैंडल बना करके गिरें या फिर भागें। सेम यही हाल आप निफ्टी बैंक में भी देख सकते हो, और निफ्टी बैंक में बहुत ज़्यादा मोमेंटम की कमी आ गई है, उसको आप डिसाइसिवली देख सकते हैं। जिस तरह के बड़े बड़े कैंडल्स पहले बन रहे थे, यू कैन सी द काइंड ऑफ साइज ऑफ कैंडल्स विच वर बीइंग फॉर्म्ड, और अभी आप देखिए कैंडल्स बिल्कुल छोटे हो गए हैं। अब देख रहे हैं बिल्कुल ज़रा ज़रा से कैंडल, और आज के दिन तो बिल्कुल छोटा कैंडल भी बना है, प्लस
कोई बॉडी ही नहीं है, बॉडी नहीं है मतलब ऑलमोस्ट डोजी कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर गया, नीचे गया और उसके बाद यहाँ क्लोज हो गया। तो बेसिकली ओपन ये है, हाई ये है, लो ये है एंड क्लोज ये है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये मार्केट कुछ चाहती है भाई कि कुछ एक्शन हो, तभी तो हम ट्रेड करें, अदरवाइज़ क्या है, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक, नीचे के लेवल प्रॉफिट बुक और इसी प्रकार की कार्रवाई चल रही है। लेकिन करेक्शन होने के चांसेस अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि RSI इज स्टिल अबव 70। तो वी कैन होप कि Q3 के जब रिजल्ट्स आएंगे, जो कि आने वाले हैं, 15 दिन की बात है, 15-20 डेज़ के बाद में जब जनवरी के महीने में Q3 के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, तो जिस कंपनी के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर होंगे वही कंपनी टिकेगी। जिनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के बराबर आए उनमें होगी प्रॉफिट बुकिंग, और जिनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से कम आए उनमें आएगा क्रैक। तो दोस्तों अभी मेरे हिसाब से 15 दिन सिर्फ ट्रेड करिए, सिर्फ मार्केट को देखिए, एनालाइज करिए, मार्केट को समझिए, और मेरे हिसाब से ये जो प्रॉफिट बुकिंग का और जो क्रैक का जो मसला है वो ऑलमोस्ट लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों को मालूम है कि जनवरी में रिजल्ट्स आएंगे। तो लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिसाइसिव एंड वोलाटाइल। सो बिल्कुल भी परेशान मत हो, वॉलेटिलिटी का समय आने वाला है, और मैं भी समझता हूँ बहुत थकावट होती है ऐसे दिन, पूरे दिन मार्केट में कोई एक्शन ना हो तो मज़ा नहीं आता, बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। आज भी हम लोगों ने निफ्टी बैंक में वैसे 10% बनाए, लेकिन 10% बनाना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉल्स में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा बन ही नहीं रहा, मार्केट मूव ही नहीं कर रही है। एनीवे, बात करें मार्केट रैप में, जो आज गुड न्यूज़ है उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है, यूके में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जो कि कोरोना की महामारी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, स्पेशली यूरोपियन नेशंस। तो उन्होंने भैया शुरू कर दिया, उन्होंने कहा आड़े तिरछे कैसा भी हो तुम बस ठोंक दो, और उन्होंने शुरू कर दिया वैक्सीनेशन। बट एनीवे, इट्स अ गुड न्यूज़। बात करें टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील में अपग्रेडेशन हुआ है, रेटिंग उनकी बेहतर हुई है। स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो कि एक ग्लोबल रेप्यूटेड नेम है एज फार एज उनकी रेपुटेशन इज कंसर्न, तो एक बहुत ही रेप्यूटेड नेम है। उन्होंने उनके टाटा स्टील के आउटलुक को नेगेटिव से स्टेबल करार दिया और बी की रेटिंग दी है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर टाटा स्टील। उसके चलते टाटा स्टील काफ़ी तेज़ी से भाग भी रहा था। ओके, JSW स्टील में भी पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि नवंबर में जो क्रूड स्टील का आउटपुट है वो 3%, एक सेकेंड, तो जो क्रूड स्टील का आउटपुट है वो 3% बढ़ करके 13 लाख टन पहुंच गया है। 3% वाई एक बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों कोविड काल में अगर आपको बढ़ोतरी कहीं पर दिखाई पड़ रही है तो मेरे हिसाब से आपको उसको पॉजिटिव ही समझना चाहिए। तो स्टील स्टॉक्स में बढ़ोतरी क्यों दिखाई पड़ रही है? क्योंकि स्टील स्टॉक्स के जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हुए हैं, और जब प्राइसेस बढ़े हुए होंगे तो ऑफकोर्स उनका रेवेन्यू भी कागज़ पे बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन होगा सर कि ये प्राइस क्यों बढ़ा रहे हैं? भाई कोरोना का समय चल रहा है, प्राइस क्यों बढ़ा रहे हैं? वो प्राइस खुद से नहीं बढ़ा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। NMDC, GMDC जितने भी ये माइनिंग के कंपनीज़ हैं, इन्होंने अपने प्राइसेस को बढ़ा रखा है। अब चूंकि माइनिंग में जो बेसिकली आयरन ओर है उसके ही प्राइस बढ़े होंगे, तो ऑफकोर्स ये स्टील वाले बेचारे क्या करेंगे? तो सब्सिक्वेंटली कैस्केडिंग इफेक्ट ये हुआ है कि स्टील के सेक्टर के स्टॉक्स भी आप तेजी में पा रहे हैं, क्योंकि स्टील के प्राइस बढ़ गए, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए तो स्टील के प्राइस बढ़ गए, स्टील के प्राइस बढ़ गए तो स्टॉक के प्राइस भी रिलेटिवली उतना ही बढ़ रहे हैं। कितना स्पेसिफिकली बढ़ गए उनको आप पढ़ सकते हैं, 1500 रुपये टन और 2500 टन हाइड इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो इसको आप आराम से पढ़ के अपने समय पर एनालाइज कर सकते हैं। ओके, PSU बैंक से बारे में बात करें तो कैनरा बैंक में जो QIP आने वाला है उसमें बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स 5000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं। उनमें कौन कौन है भाई? उनमें है SBI म्यूचुअल फंड, HDFC लाइफ, निप्पॉन, ICICI प्रूडेंशियल, बजाज, ब्लैक रॉक, GIC, इस प्रकार के बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें 5000 करोड़ की QIP में इन्वेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले आप लोग नाम सुन रहे होंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI के बारे में। तो PLI को लेकर के काफ़ी सारी कंपनी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं, स्पेशली जो फार्मा और केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन उसमें एक और सेगमेंट था जिसको कि काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला था, वो था एयर कंडीशनिंग सेगमेंट, जो रेफ्रिजरेशन का सेगमेंट, जो कि जिसमें कि एस हैं वोल्टास एंड ब्लू स्टार। और ब्लू स्टार ने ये बोला है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव इंसेंटिव
पॉजिटिव के स्कीम के चलते वो करीब 200 से 250 करोड़ का नया केपेक्स करने के लिए तैयार हैं, जिससे कि उनकी कैपेसिटी इन्हेंसमेंट तो हो ही होगा, प्लस उनको गवर्नमेंट से भी बेनिफिट मिलेगा। सो ओवरऑल ब्लू स्टार के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आप चाहें, इन केस इफ़ यू वांट, यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन ब्लू स्टार फॉर द लॉन्ग टर्म होराइजन, और डिप स्पेस को खरीद करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक और सेगमेंट है दोस्तों जो कि काफ़ी दिनों से थोड़ा थोड़ा इंच अप कर रहा है, वो है ग्रेफाइट एंड कार्बन का सेगमेंट। और दोस्तों कार्बन एंड ग्रेफाइट में भी ठीक ठाक प्रोडक्शन चल रहा है। प्रोडक्शन 58.8% बढ़ा हुआ है। अगर आप बात करें पिछले नवंबर के परफॉर्मेंस की, दैट इज़ नवंबर, जो भी नवंबर गया है, अक्टूबर के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस को अगर चेक करें तो 58.8% की बढ़ोतरी है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी खासी बढ़ोतरी है। और सिमिलर काइंड ऑफ अप मूव कैन बी सीन इन द स्टॉक प्राइस एज वेल। स्टॉक प्राइस भी उतना ही रिलेटिवली बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी फैन ऑफ कमोडिटी स्टॉक, अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज मैं कमोडिटी स्टॉक का बिल्कुल भी ना ही फैन हूं और ना ही मैं रिकमेंड करता हूं, लेकिन आपके सामने डेटा है तो आप चाहें तो यू कैन इन्वेस्ट। बट एज आई ऑलवेज से, ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मेरा काम है दोस्तों आपके साथ चीज़ों को शेयर करना, आपको अपडेटेड रखना, और उस कोशिश में मैं काफ़ी हद तक कामयाब रहता हूँ। रही बात नॉट सो गुड न्यूज़ की, तो दोस्तों मेरे को ज़्यादा मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। बट येस, एक वोडाफोन आइडिया की थोड़ी सी वीक कॉमेंट्री थी, जिसमें कि उन्होंने बोला कि ऑलरेडी वो इंडिया में $30 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। बड़े बेचारे थके हुए थे, मतलब दुखी हैं कि $30 बिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं इंडिया में, लेकिन इंडिया में उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इंडिया में इतना कॉम्पिटिटिव टैरिफ है, बिल्कुल भी थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दो, आदमी सिम फेंक करके जियो का सिम ले लेता है। अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है तो एज इट इज़ मीडिया में शुरू हो जाती है जनता। तो कहने का मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी ड्यूटीज़ सरकार की ज़्यादा हैं, उसके अलावा टैरिफ ज़्यादा, आप कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, सस्ता आपको माल प्रोवाइड करना है, सस्ते पैकेजेस प्रोवाइड करने हैं, पैसे पैक प्रोवाइड करने हैं। इस कारण वो, उनका कहना है, काफ़ी हताश नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टेड हैं तो अपना टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। मुझे ज़्यादा इसके ब्राइटर होराइजन दिख नहीं रहे, मतलब जैसा होता है ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। आप मंथली सब्सक्राइबर डेटा देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि वोडाफोन आइडिया इज नॉट गेनिंग ग्राउंड एंड इन एनी मंथ, हर महीने उनके सब्सक्राइबर बेस का लॉस हो रहा है। सो प्लीज़ बी केयरफुल इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन वोडाफोन आइडिया। दैट्स ऑल आई कैन जस्ट से। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप आपके कुछ पर्सपेक्टिव क्लियर हुए होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय फॉर नाउ।